क्या आपको भी लगता है सी सेक्शन से डर? क्या आपको भी ऐसा लगता है सी सेक्शन के बाद हमारी लाइफ हो जाती है खराब? क्या आपको भी लगता है सी सेक्शन कराने जब रूम में जाते हो तो बहुत ही भयंकर कुछ डरावना होता है? तो बस आज मेरी जो वीडियो होने वाली है वो आपके सी सेक्शन से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी दो ही टाइप से डिलीवरी होती है, या तो नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी। अब सी सेक्शन डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, तो मैं आपको फर्स्ट सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट करके भी बताना जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो भी चीज़ मैं शेयर करूंगी वो कितने हद तक सही है और किसके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात आती है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी डिलीवरी 9 मंथ बाद दो टाइप से ही होती है, नॉर्मल और सी सेक्शन। सी सेक्शन डिलीवरी क्यों होती है, क्यों करानी पड़ती है, किस तरीके से होती है, सी सेक्शन डिलीवरी रूम में कितना टाइम लगता है, कितना पेन होता है हमको, ये सारी चीज़ें मैं आज इसमें बताऊंगी आपको। तो बताती हूँ मैं फर्स्ट सी सेक्शन डिलीवरी करने का रीज़न क्या होता है। फर्स्ट रीज़न यही होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है आपकी प्रेगनेंसी में तो अगर स्टार्टिंग से ही पता होता है तो स्टार्टिंग से ही डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, हमको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ में क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पर ही आपके एकदम 9 मंथ्स हो जाता है, बिल्कुल डिलीवरी का टाइम हो जाता है, पेन भी आपके स्टार्ट हो जाते हैं और हॉस्पिटल आप एडमिट हो जाते हो। आप तो नॉर्मल एकदम इसी तरीके से जाते हो कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट वहाँ जाके क्या होता है आपके पेन को इंड्यूस भी किया जाता है, और कई हद तक आपके पेन इंड्यूस होने के बाद भी आपको पेन इस तरीके से नहीं होते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम वेट करने के बाद डॉक्टर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, वो सीधा बोलते हैं कि हमको सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। और इंडिया में मैंने देखा है कई हद तक अभी ऐसा हो चुका है, बाहर तो नहीं बट इंडिया में कई हद तक ऐसा हो चुका है कि आप ज़्यादातर हॉस्पिटल आप किसी का भी पूछोगे कि बेबी कैसे हुआ, वो सीधा एक ही बात बोलेगा सी सेक्शन से। तो बस मैं भी बता दूं, जो मेरा बेटा हुआ था सी सेक्शन से हुआ था, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मेन रीज़न होता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है लास्ट में, अगर पेन भी नहीं हो पा रहे हैं, और एक होता है वाटर ब्रेक। अगर आपका वाटर ब्रेक घर पर ही हो चुका है, उसके बाद आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको पेन इंड्यूस करने की भी दवाई दे दी है, और पेन इंड्यूस करने के बाद भी वाटर ब्रेक हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हैं कि वाटर ब्रेक भी हो चुका है, फिर इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते, एक टाइम तक ही वेट करते हैं। उसके बाद वो लास्ट ऑप्शन उनके पास होता है कि उनको सी सेक्शन करना ही पड़ता है। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ था कि एक्चुअली मेरा वाटर ब्रेक नाइट में ही हो चुका था, नाइट में मॉर्निंग 4 o'clock के अराउंड हो चुका था, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया था, मतलब लाइक 4 o'clock से इवनिंग तक 3 o'clock वेट करा था। तो उसके बाद मेरी डॉक्टर ने एकदम बोल दिया था स्ट्रिक्टली कि हमको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, और मैं अब नहीं रुकूंगी। तो बस मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर था। ओ माय गॉड, सी सेक्शन, डर तो दोनों डिलीवरी से होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, दोनों में ही डर होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकेंड प्रेगनेंसी हो, कोई भी हो, माँ बनना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ है। तो बस डर सबको होता है, चाहे नॉर्मल हो सी सेक्शन हो। तो बस मेरे को भी बहुत डर था। तो मैं बता दूँ सी सेक्शन से पहले हमारी क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और कितना टाइम लगता है ये चीज़। तो फर्स्ट सी सेक्शन से पहले हमारे पेपर्स वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो डॉक्टर करते हैं, आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। तो अगर आप बोल देते हो कि हाँ हम रेडी हैं सी सेक्शन के लिए, तो विद इन आई थिंक 15 या 20 मिनट्स में वो जल्दी से, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी तो या थोड़े थोड़े होते रहते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि जल्दी से जितना भी जल्दी हो सके इस प्रोसीजर को करा जाए और फिर किया जाए सी सेक्शन। तो आई थिंक 15 to 20 मिनट्स लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट, पेपर, साइन वगैरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ साइन वगैरह लेने पड़ते हैं, आपके खुद के साइन भी होते हैं, हस्बैंड के साइन भी होते हैं, तो इसके प्रोसेस में 15 to 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपको ड्रिप वगैरह जो कैनुला वगैरह था वो तो नॉर्मल डिलीवरी की वजह से जब भी आप एडमिट होते हैं तुरंत आपको लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशली उसी टाइम पर लगाया जाता है, मॉर्निंग में ही लगा देते हैं, जब भी आप एडमिट हो गए उसी टाइम लगा देते हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट सारा करने के बाद आपको ओटी रूम में ले जाया जाता है। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उससे पहले कुछ एनेस्थीसिया वगैरह नहीं,
वो जो भी सारा प्रोसेस होता है वो ओटी रूम का ही होता है, जो सी सेक्शन का ओटी रूम होता है वहाँ ले जाया जाता है। ड्रेसेस वगैरह भी आपकी पहले ही चेंज कर दी जाती है, जब भी आप एडमिट होते हो उसी टाइम आपकी ड्रेस वगैरह चेंज कर दी जाती है। उसके बाद आपको ओटी रूम में ले जाया जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आप जब भी, मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है किसी भी बहुत ही ज़्यादा वैसा वाला ऑपरेशन होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि आपको नाइट से ही बोल दिया जाता है कि आपको 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। बट क्या होता है कि जब ये सी सेक्शन बच्चा बेबी वाला जो ऑपरेशन होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रात के 12 बजे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है कि उनको ऑपरेशन करना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी करनी है। बट बहुत ज़्यादा हैवी वो लोग नहीं देते हैं। एडमिट होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड डाइट ही आपको ज़्यादा देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको रोटी दे रहे हैं ये दे रहे हैं, तो नहीं, लिक्विड डाइट ही देते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल में होता है अपने अकॉर्डिंग, कोकोनट वाटर दे दिया, इस टाइप से वो लोग देते रहते हैं। तो फिर ओटी रूम में ले जाते हैं। ओटी रूम में ले जाने के बाद फर्स्ट मैं बता दूं आपको सब कुछ वहाँ होश रहता है, मतलब आप ऐसा नहीं बेहोश हो जाते हो बिल्कुल कि आपको कुछ नहीं, आप सब कुछ फील कर पाते हो, सबको समझ पाते हो, सबको सुन पाते हो कि उसमें क्या हो रहा है। इस तरीके से होता है। फर्स्ट आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसमें आपकी पूरी बॉडी सुन्न नहीं, मतलब पूरी बॉडी बेहोश नहीं होती है, सिर्फ जो नीचे का पार्ट होता है सिर्फ वही आपका सुन्न होता है। सुन्न मतलब उसको हम फील नहीं कर सकते, अगर वो कट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उससे फील नहीं हो पाता है, कि हमको ये नहीं पता होता है कि वो लोग मतलब नीचे क्या कर रहे हैं, कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। बाकी का ऊपर बॉडी वो लोग क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्या बात हो रही है, जब बेबी होता है क्राइंग, वो सब लोग हम अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो मेरे को एकदम होश था। वो सारी पिक्चर्स मेरे पास ओटी रूम की भी पिक्चर्स है, जब मेरा बेबी आया था मेरे पास तो पिक्चर्स वहाँ डॉक्टर ने ली थी, तो वो पिक्चर्स भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो आप खुद देख पाओगे कि मैं कितने होश में थी और कितने मतलब अपने बेटे को देख के कितना खुश हो गई थी मैं। तो एनेस्थीसिया देते हैं, नीचे का पार्ट आपका सुन्न हो जाता है। तो उसके बाद वो चेक भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने दे दिया और उसके बाद आपको नॉर्मल वो ऐसे ही करने पड़ेंगे। हाँ, उससे पहले जाके जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं ओटी से पहले, लाइक जो भी टेस्ट होते हैं बहुत सारे, HIV वगैरह सारी रिपोर्ट्स वगैरह, वो तो डॉक्टर के पास ऑलरेडी सारी फाइल आपकी होनी ही चाहिए, जितने भी आपसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का होता है। फिर क्या होता है, आपका नीचे का पार्ट सुन्न हो जाता है, उसको वो कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होता है, किसी किसी का बेबी नीचे आ जाता है, किसी किसी का बेबी ऊपर होता है। जब ऊपर होता है तो वो लोग आपको बोलते हैं कि हाँ आप ऊपर की साइड से थोड़ा सा पुश करेंगे जिससे नीचे बेबी जाए। वो हमको नहीं करना पड़ता, वो अपनी हैंड से ही उसको करते हैं, क्योंकि ऊपर का पोर्शन हमारा सुन नहीं होता, तो हम लोग उसको फील कर पाते हैं कि क्या होगा। इसलिए वो लोग हमको पहले ही बताते हैं कि जैसे मेरे को बताया था कि आप इस टाइप से करेंगे तो हल्का सा आपको महसूस होगा ऊपर कि हमने बेबी को नीचे पुश करा है। तो बस उन्होंने नीचे बेबी को पुश करने के बाद ही बेबी एकदम निकल आता है। और ये सबको पता है कि बेबी रोकर निकलता है, तो वो चीज एक जो होती है ना यार, बच्चे जब फर्स्ट टाइम क्राई करता है, जो वो माँ के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है, बहुत ही अच्छा सा लगता है कि। और मैं तो एकदम होश में थी, मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बेहोश है, बिल्कुल बहुत अच्छे से होश में थी, मैं सबको सुन पा रही थी सब चीज। वो होता है। उसके बाद ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और बेबी को निकलने में तो यार बहुत ही जल्दी निकल आता है, बस मेन रीजन होता है जो स्टिचेस होते हैं उनमें टाइम लगता है, वो भी मुश्किल से आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है कि आपको दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेबी होता है, बेबी को आपके पास लेकर आते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल के ऊपर, कि बहुत से पैसे मोस्टली ज्यादातर होते हैं जो भी, वो बेबी को मदर के पास किसी वगैरह के लिए थोड़ा बहुत देते हैं। उसके बाद आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स बाहर होते हैं ओटी के बाहर, उनको बताते हैं जो भी जेंडर वगैरह जो भी हुआ है, जिस तरीके से उनको बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरा प्रोसीजर होने के बाद आधे घंटे में सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, आपको रूम से बाहर निकाल देते हैं। बस थोड़ा सा जब रूम से बाहर हम लोग आते हैं तो बहुत ही ज्यादा शिवरिंग टाइप का, बहुत ठंड सी लगती है, तो उस टाइम पर थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या हो गया। पेन हमको महसूस नहीं होता है क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ था, तो पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है उस टाइम पर। और थोड़ा ठंड लगती रहो तो लगता है कि यार एक के बाद एक ब्लैंकेट डालते रहो। तो वो भी आई थिंक 10 मिनट का ऐसा होता है कि 10 मिनट तक हमको ऐसा होता है, तो डॉक्टर खुद से ही बोल देती हैं जो सिस्टर्स वगैरह होती है कि हाँ आपको थोड़ा सा फील होगा, कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, वही चीज बोलती हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर तक, आई थिंक 1 या 2 घंटे तक वो वहां पर रखते हैं, जो भी उनका ओटी के बाहर का होता है उसमें थोड़ी देर आपको रखते हैं, 1 या 2 घंटे। उसके बाद वो आपके रूम में शिफ्ट कर देते हैं।
अब बात आती है कि आपको कितने दिन में छुट्टी मिल जाती है, कितने दिन में कुछ खाने के लिए मिलता है, आप कितने दिन में चल लेते हैं और स्टिचेस कटने वाले होते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 घंटे के अंदर वो हम लोग को रूम में शिफ्ट कर देते हैं। रूम में शिफ्ट करने के बाद वो उस दिन आपको कुछ नहीं, सिर्फ उस टाइम तो कुछ भी नहीं, इवनिंग के टाइम थोड़ा सा, जैसे अगर आपकी डिलीवरी मेरी जैसे 3 o'clock हुई थी तो उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं, बस नाइट के टाइम पर मेरे को वाटर दिया था, लिक्विड वाटर, वार्म वाटर टाइप से। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को हैवी कुछ बहुत ऐसा ज़्यादा दिया था। बट उसके बाद थोड़ा सा जैसे जैसे एनेस्थीसिया का वो कम होता रहता है तो बहुत ही ज़्यादा कम पेन, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो ड्रिप वगैरह देते हैं तो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है आज के डॉक्टर में हॉस्पिटल में कि आप पेन में तड़पड़ा रहे हो और डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही नॉर्मल सा पेन होता है और वो देते हैं दवाइयाँ जो भी। उसके नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे आपके लिए जो नॉर्मल डाइट होती है उसमें हॉस्पिटल में आपको लाइट में इडली भी दे देते हैं, आपको दलिया भी दे देते हैं, लौकी की सब्जी दे देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्या होता था यार कि इतने दिन तक ये नहीं देना, उतने दिन तक वो नहीं देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। बट हॉस्पिटल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो देना चालू कर देते हैं। आपको सेकेंड डे ही वो खड़े होने के लिए, वॉक करने के लिए बोलते हैं कि आप सेकेंड डे खड़े हुई और खुद से वॉक करिए। अब आपको लगेगा यार सी सेक्शन हो गया, सेकेंड डे वॉक कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान होता है, कोई भी टफ नहीं होता। आप किसी की हेल्प के साथ खड़े होंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हल्का सा पेन होगा क्योंकि स्टिचेस हुए हैं। और मैं बता दूं स्टिचेस इतने ज्यादा नीचे होते हैं कि आपको ये भी सोचने का डर नहीं हो रहा है हम ये नहीं पहन सकते, वो नहीं कर सकते, स्टिचेस दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इतने ज्यादा नीचे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी आपको लगेगा कि इतना नीचे कट लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो बस सेकेंड डे वो आपको वॉक करने के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा चलिए, वॉक करिए, क्योंकि वॉक करने से जो भी आपने खाया है थोड़ा सा यार डाइजेस्ट होगा, चलेगा। और मेन उनका फोकस होता है मोशन पर। अगर आपको मोशन क्लियर नहीं होंगे, अच्छे से नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि स्टिचेस लगे हुए हैं। तो वो मोशन के लिए भी आपको एक दवाई लिखते हैं। अगर आपको वैसे ही हो जाती है तो कोई नीड ही नहीं है उस दवाई को लेने की। अगर वैसे क्लियर नहीं होता है मोशन तो वो एक दवाई लिखते हैं, वो आपको लेनी होती है। तो मेरे को सेकेंड डे इवनिंग में ही मोशन हो गया था, तो थर्ड डे मेरे डॉक्टर ने मेरे को डिस्चार्ज के लिए बोल दिया था। तीसरे दिन ही आपको घर डिस्चार्ज कर देते हैं। अब बात आती है कि हाँ, नॉर्मल डाइट मैंने आपको बताई दिया, सारी डाइट जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें वो डाइट में देते हैं। थर्ड डे आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। पहले क्या होता था कि 8-8 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, तीसरे दिन ही आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जो स्टिचेस होते हैं क्या वो कट करने पड़ते हैं या फिर उनको मतलब किस तरीके से उनको किया जाता है। तो मैं बता दूं मैंने स्टिचेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करा था, कुछ भी नहीं। स्टिचेस आपको थर्ड डे घर भेज दिया जाता है। थर्ड डे घर भेजने के बाद जो आपकी जो स्टिचेस के ऊपर जो लगी होती है लेयर भी, वो भी वाटर प्रूफ टाइप से लगी होती है कि अगर आप नहाएंगे भी तो भी वो गीला नहीं होगा। बट थोड़ा सा सेफ्टी लेके आप खुद से ही चलो, कुछ भी पॉली जो फ्रूट्स वगैरह पर रैप करते हो उसको रैप करके आप नहा लीजिए, पॉली रैप करके आप नहा लीजिए उससे, या फिर 1-2 दिन बॉडी स्पंज भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके आई थिंक विद इन 3 या 4 डेज बाद डॉक्टर खुद बुलाती है, जो टेप सा लगाया हुआ होता है उसको इजीली रिमूव कर देती हैं। कोई भी स्टिचेस आपका कट होने वाला नहीं होता, इवन एक भी स्टिच आपका कट नहीं होता है, एक भी। वो सारे डिजोल्व वाले होते हैं, खुद से डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद वो एक पाउडर सा देती हैं, आपने देखा होगा नॉर्मल लाइक चोट वगैरह पे पहले काफी टाइम से चल रहा है, वो छोटा सा पाउडर आता है एक व्हाइट कलर में, ब्लू कलर का कैप वाला, वो आपको लगाने के लिए देती है। इजीली आप ऐसे पाउडर लगाओ, उसके बाद नॉर्मल ही वो अपने आप डिजॉल्व होते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब बात आती है कि कितने दिन तक हम स्टिचेस के बाद मतलब लाइक सी सेक्शन के बाद काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैंने मेरा बेबी ऐसा नहीं है कि गोदी में नहीं उठाया था, मैंने मेरा बेबी सेकेंड डे ही, जब भी एक माँ बिना अपने बच्चे को गोदी में उठाए यार कैसे रह सकती है। मैंने देखा है बहुत सी लेडीजों को वो 6-6 महीने तक अपने बच्चे को छूती भी नहीं है यार, ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर आपको कोई सारी चीज़ें नहीं बताती कि ये मत करो वो मत करो, नॉर्मल सिर्फ आपको इतना बताती है बहुत ज़्यादा हैवी आपको नहीं उठाना है। बट आपके बच्चे में 3 या 4 किलो का वजन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता कि आप उसे उठा नहीं सकते हैं। तो मैं उसको खुद से उठा के फीड कराती थी, मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और काफ़ी टाइम उसके लिए बैठना भी पड़ता था क्योंकि फीड कराने के लिए ऑब्वियसली बैठना पड़ता है बेबी को लेके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं वॉक भी प्रॉपर करती थी, 14 डेज में चलती भी थी, बाहर भी निकलती थी, सब कुछ करा था। बट 6 मंथ तक थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वेट अवॉइड करा था। ऐसा नहीं कि नॉर्मल वेट, बहुत ज़्यादा वेट मत उठाइए यार, और मुझे लगता है घरों में बहुत ज़्यादा वेट होता है।
आप नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जिस तरीके से हो उस तरीके से ही कर सकते हो। आज 2.5 साल हो चुके हैं मुझे, मेरे स्टिचेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा बेटा 2.5 साल का हो चुका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। लाइफ जैसे पहले थी अभी भी एकदम स्मूथ चल रही है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो मेरा फर्स्ट अब सी सेक्शन हो चुका है, मैं नहीं करूँगी वेट। जब भी होगी, अभी मुझे भी नहीं पता कब होगी, बट जब भी होगी मैं तो सोचा है कि ठीक है यार, अब जब हो ही गया सी सेक्शन तो सेकंड भी ऐसे ही करा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छे से पॉजिटिव सोचोगे अच्छा ही होगा। और बस मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ एकदम सही शेयर करा है, जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वही मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, एंड किस किस के साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना जो मैंने अपनी लाइक सी सेक्शन वाले और रूम वाली जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करी है, जो भी जो होता है रूम में, किस किस के साथ ऐसा हुआ है वो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। एंड शेयर भी करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, क्या पता उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। और बस लास्ट टाइम एक और बात बोलूँगी, जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।